दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संसद में लोकसभा के अंदर लालू यादव की एक पुरानी स्पीच को सुनकर अक्सर लोग बहुत मजे लेते हैं। जब लालू यादव ये कहते हैं कि धन और धरती बंट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, वो किसी दूसरे संदर्भ में कहते हैं। वो भारत के अंदर संपत्ति के केंद्रीकरण में औद्योगिक घरानों की भूमिका को लेकर इस बात को कहते हैं कि हाँ, सब कानून लागू होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, लेकिन अपना अपना छोड़कर होना चाहिए। इसी संदर्भ में वो कहते हैं। लेकिन आज लालू यादव के इस मुहावरे का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? आज दरअसल देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हो गए, तो 75 साल की उम्र में सत्ता से दूरी बनाने की जो कवायद अघोषित तौर पर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ उनकी कैबिनेट में शुरू की गई थी, क्या वो कवायद खुद नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगी? मतलब बात वही रहेगी कि धन और धरती बंट कर रहेगा अपना अपना छोड़कर। 75 पार की उम्र सीमा और वो सीलिंग जो लगाई गई थी भारतीय जनता पार्टी में, वो नरेंद्र मोदी को छोड़कर अप्लाई की जाएगी, या जब नरेंद्र मोदी की बारी आएगी, जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे, तब इस बात की चर्चा नहीं होगी, बल्कि उस मार्गदर्शक मंडल वाली व्यवस्था को भुला दिया जाएगा। 11 साल पीछे चलते हैं। 11 साल पीछे जब नरेंद्र मोदी तकरीबन 64 साल के थे, अब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उस वक्त 6 वरिष्ठ नेता, जी हां, आधा दर्जन वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे थे जो इस देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री पद समेत किसी भी पद के लिए डिजर्व करते थे। किसी भी मायने में उनकी योग्यता नरेंद्र मोदी से कम नहीं थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें मोदी सत्ता का हिस्सा नहीं बनाया गया, उन्हें लोकसभा अध्यक्ष जैसी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं दी गई, और कहा गया, अघोषित तौर पर ही सही, कहा गया कि एक मार्गदर्शक मंडल की जरूरत है। उसमें से कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, तो कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल जैसी व्यवस्था में रखा गया। कौन है वो 6 लोग? अगर उन 6 लोगों का जिक्र हम करें, तो सबसे पहला नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी 75 की उम्र सीमा के ऊपर के थे। लाल कृष्ण आडवाणी को मंत्री नहीं बनाया गया, मोदी सत्ता का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि वो देश के उप प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्षों तक अध्यक्ष भी रह चुके थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अकेले नहीं थे। जो 75 प्लस वाली, यानी 75 साल वाली उम्र सीमा के दायरे में जिन्हें मोदी सत्ता का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसमें आडवाणी की तरफ 5 और लोग थे। और इन 5 लोगों में एक एक कर मैं जिक्र करूं, तो पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, एक बेहतरीन नेता। भारतीय जनता पार्टी की आज की पीढ़ी को देखें, तो कहां मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, और कहां आज की पीढ़ी, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इन दोनों के अलावा शांता कुमार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार के दरमियान केंद्र में मंत्री रहे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से जीत कर आए थे, मुरली मनोहर जोशी कानपुर से जीत कर आए थे, वैसे ही शांता कुमार मंडी से जीत कर आए थे, हिमाचल प्रदेश की मंडी से, वहीं से जहां से आज कंगना रनौत जीत कर आई हैं। लेकिन उन्हें भी सत्ता में शामिल नहीं किया गया, मोदी सरकार में शामिल होने लायक उन्हें नहीं समझा गया। अब जरा उसके आगे इस लिस्ट को देखें, तो ये लिस्ट जब आगे बढ़ती है, तब हुकुमदेव नारायण यादव का नाम आता है। 2-2 घंटे मोदी के पहले कार्यकाल में सदन में बोलते थे। पहली बार जब वो दिल्ली आए, तो उनकी वो स्पीच काफी वायरल होती है कि इंडिया गेट पर कोई अपनी गाड़ी में से कोई कुत्ता सर निकाल के दिखा रहा था। वो कुत्ता ऐसा लगा कि बकौल हुकुमदेव नारायण यादव से कुछ कह रहा था। ये आपने सुना होगा उनकी स्पीच जो वायरल होती है। लेकिन इतनी बढ़िया स्पीच देने वाले, चंद्रशेखर और वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्री रह चुके हुकुमदेव नारायण यादव को मोदी सत्ता ने सरकार में शामिल होने के योग्य नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो भी 75 या 75 पार के हो चुके थे। अब पांचवा नाम यदि इसमें आप देखें, तो पांचवा नाम आता है उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता, कैराना के सांसद हुकुम सिंह का। हुकुम सिंह भी 75 पार की स्थिति में थे, उन्हें मोदी सत्ता ने सरकार में शामिल नहीं किया। हुकुम सिंह के बाद अगला नाम आता है बीसी खंडूरी। जी हां, 4 लेन सड़कों की परिकल्पना जब अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उस वक्त भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिन चंद मंत्रियों का नाम लिया जाता है जिन्होंने अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया, उसमें उनके रेल मंत्री नीतीश कुमार का नाम तो लिया ही जाता है, उनके साथ साथ सुषमा स्वराज का नाम लिया जाता है,
जिन्होंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री ठीक ठाक काम किया। बीसी खंडूरी का नाम लिया जाता है, सुरेश प्रभु का नाम लिया जाता है। बीसी खंडूरी को सत्ता में शामिल होने के लायक नहीं समझा गया, क्योंकि वो 75 साल से ऊपर हो चुके थे। लोकसभा में जीत कर भी आए थे। जनता ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनने लायक समझा था, सांसद बनने लायक समझा था, तब जनता ने उन्हें जिताकर भेजा था। लेकिन उन्हें मोदी सरकार में शामिल नहीं किया गया। और जिन 6 लोगों का नाम मैंने आपके सामने रखा, इन 6 में से क्या कोई व्यक्ति मौजूदा कैबिनेट में शामिल किसी भी व्यक्ति से कम योग्यता रखता था क्या? लेकिन सत्ता में उन्हें जगह नहीं दी गई। इसके अलावा 2 वरिष्ठ नेताओं को टिकट ही नहीं दिया गया। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि मोदी महालहर में वो चुनाव हार गए। यशवंत सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे विश्वस्त मंत्रियों में शामिल रहे जसवंत सिंह, और यशवंत सिन्हा की जगह उस सरकार में नहीं बनी। चुनाव से पहले ही टिकट से वंचित कर दिया गया। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, मोहन भागवत ने 75 प्लस वाला राग छेड़ा जरूर, लेकिन बात से पलटते हुए नजर आए, तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को तो नाहक में पलटू राम कहा जाता है। नीतीश कुमार तो कम से कम अपनी बात पर अडिग रहे ना रहे, कुर्सी पर तो अडिग रहते हैं। जहां वो टिके हुए हैं, 20 साल से टिके तो हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की पलटी कराते रहते हैं, उन्हें पलटवाते रहते हैं। लेकिन मोहन भागवत तो अपनी बात से ही पलट गए। मोरोपंथ पिंगले वाली बात उन्होंने कही कि मोरोपंथ पिंगले जो संघ के पुराने आइडियोलॉग थे, उन्होंने 75 की उम्र सीमा का जिक्र करते हुए कुछ बातें कही थी, और उसका जिक्र उन्होंने किया। और वह जिक्र काफी सामयिक था। इतना सामयिक था कि सब लोग समझ गए कि महज 6 दिन आगे पीछे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, तो शायद ये दोनों पद छोड़ देंगे। लेकिन मोहन भागवत के पद छोड़ने के ठीक पहले खुद मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आए कि कभी भी 75 की उम्र सीमा का जिक्र, सीलिंग का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब 2 निशान 2 विधान का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद अब 2 विधान हो गए हैं? 2 निशान 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पुराने अवतार जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की धारा 370 से पहले, धारा 370 तो उनकी मृत्यु के बाद लागू हुआ, लेकिन उस वक्त जो विशेष व्यवस्था 29 से चल रही थी, जिसे 55 के बाद धारा 370 के नाम से जाना गया, उसके विरोध में कश्मीर गए थे। और तब उन्होंने कहा था 2 निशान 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश के अंदर ये नहीं चलेंगे। लेकिन यहां तो साफ साफ दिखाई देता है कि उसी जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी में अब 2 विधान, यानी 2 अलग तरह के विधान वाली, 2 अलग तरह की भारतीय जनता पार्टी के अंदर की टाइमलाइन वाली व्यवस्था लागू की जा रही है। जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, हुकुमदेव नारायण यादव, बीसी खंडूरी और हुकुम सिंह जैसों को मंत्री नहीं बनाना था, तब 75 प्लस का हवाला दिया गया। और उस वक्त की मोदी कैबिनेट को भी यदि आप देखें, 2014 की 26 मई को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उस वक्त की मोदी कैबिनेट पर यदि आप नजर डालें, तो पहली सबसे उम्रदराज मंत्री कौन थे? 73 साल के। जी हां, 75 साल पूरे होने में जिनकी उम्र 2 साल कम थी, कलराज मिश्रा, वो सबसे उम्रदराज मंत्री हुआ करते थे। और 2017 आते आते कलराज मिश्र को मोदी कैबिनेट से हटा भी दिया गया, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। वो इस्तीफा देकर चले गए, यानी 73 में मंत्री बने, 76 की उम्र में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। 75 की उम्र सीमा पार करते ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। तब इस बात की भी सार्वजनिक तौर पर पुष्टि हो गई कि नरेंद्र मोदी सरकार उसी तरह से अपनी कैबिनेट को लेकर, कैबिनेट की उम्र सीमा को लेकर कटिबद्ध है, जिस तरह से सरकारी नौकरियों में 60 साल की उम्र सीमा को लेकर के लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, उसी तरह से 75 पूरा होते होते लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। जैसे कलराज मिश्रा को विश्राम दिया गया, उन्हें राजभवन भेजा गया। कल्याण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उन्हें भी राजभवन भेजा गया। जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा को कहीं नहीं भेजा गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे लोगों को 2019 में टिकट भी नहीं दिया गया। वो अस्थायी रूप से मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि आज जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए हैं, हम अपने अपने दर्शकों, जो दर्शक हमारा परिवार का हिस्सा है, यूट्यूब परिवार का, उन सब की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 75 बसंत देख लिए।
लेकिन 75 बसंत देख चुका प्रधानमंत्री क्या 75 साल वाली उस कथित उम्र सीमा का पालन करने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा है। वही लालू यादव वाली बात कि धन और धरती बंट के रहेगा, अपना अपना छोड़ के नियम कानून भाजपा के अंदर बनता रहेगा मोदी जी को छोड़ के। क्या यही व्यवस्था मौजूदा दौर में चलती रहेगी? नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक व्यक्ति सवाल उठाने वाला नहीं है कि उस वक्त जो क्राइटेरिया बनाया गया आज उसका पालन क्यों नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी 15-16 महीने से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, संघ अपना अगला संचालक नहीं चुन पा रहा, भाजपा संसदीय दल अपना नया नेता नरेंद्र मोदी की जगह नहीं चुन पा रहा। तो आखिर इस देश के अंदर बात से पलटने के मामले में सिर्फ नीतीश कुमार को ही पलटू राम क्यों कहा जाए? नीतीश कुमार पलटते हैं, गठबंधन पलटते हैं, सहयोगी दलों को पलटते रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अपनी बात से, अपने द्वारा बनाए गए क्राइटेरिया से पलटने के लिए क्या नरेंद्र मोदी को उस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अगर 75 वाली उम्र सीमा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे आधा दर्जन लोगों पर लागू हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रही? यह सवाल बड़ा है। और इसी के बीच एक और तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएस येदियुरप्पा को 77 साल की उम्र में, 75 से जैसे ही 2 साल आगे बढ़े थे, 77 साल की उम्र में 2022 में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्हें हटने पर मजबूर किया गया था। ऐसे हालात पैदा किए गए कि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बना दिए गए और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल वाली सीलिंग का पालन किया। लेकिन यही सीलिंग जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मामले में पालन की गई, यही सीलिंग जो कलराज मिश्रा को कैबिनेट से इस्तीफा देने पर मजबूर करते वक्त पालन की गई, वही सीलिंग जो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे आधा दर्जन वरिष्ठतम नेताओं के ऊपर लागू की गई, उस सीलिंग से नरेंद्र मोदी को एग्जाम्पशन यानी छूट क्यों दी जा रही है? यूपीएससी के लिए या जो स्टेट कमीशन होते हैं या जो सरकारी भर्तियां निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा उम्र सीमा में छूट। उसमें उम्र सीमा में छूट किसे मिलती है? हर कैटेगरी में, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिनके लिए जो उम्र सीमा निर्धारित होती है, उसमें उम्र सीमा में छूट किसको मिलती है? हैंडीकैप के लिए, विकलांग के लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए छूट मिलती है। नरेंद्र मोदी के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई छूट दी है कि गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में वो मगरमच्छ पकड़ के लाए थे, तो मगरमच्छ पकड़ने का काम उन्होंने बचपन में किया था, तालाब से मगरमच्छ पकड़ लिया था, इस वजह से क्या नरेंद्र मोदी को 75 साल से आगे रहने दिया जाएगा? ऐसी भी कोई घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अलग विधान है। भाजपा के अंदर दो विधान काम कर रहे हैं। इस बात की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि होती हुई आज दिखाई दी जब 75 साल पूरे कर चुके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने हुए। नरेंद्र मोदी 100 साल तक जिए, 1000 साल तक जिए, हम सभी उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइटेरिया लागू किया है, 26 अगस्त 2014 को जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। उस मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक होते हुए किसी ने नहीं देखा। और आज की तारीख में जब राहुल गांधी एक तरफ से सत्ता के ऊपर नीतियों के आधार पर, सिस्टम के आधार पर, संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता को मुद्दा बनाते हुए लगातार हावी होते जा रहे हैं, उस दौर में सरकार खुद अब एक अकेला सब पर भारी और 56 इंच की छाती से कि उस गुमान से बाहर निकलकर अब बैसाखियों के सहारे टिके रहने की नौबत आ गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे टिके रहने की नौबत, तब भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अब तक उठा नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से गोदी मीडिया पूछेगा नहीं, और जो अल्टरनेटिव मीडिया है उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ये बताने कभी आएंगे नहीं। वहां वो जाते नहीं और गोदी मीडिया ये पूछता नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया तो आज के दौर में जिस स्थिति में है, उसके जवाब में जब अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो रहा है, सत्ता के करीबी गोदी सेठ के खिलाफ सवाल उठा रहा है, तो कोर्ट से लेकर अलग अलग तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही है कि सत्ता के करीबी गोदी सेठ का नाम नहीं लेना है। बेहतर होगा कि जो अजीत अंजुम जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठतम साथी,
कि A.I ही कहा जाए, तो क्या उस परिस्थिति में देश जा रहा है? AI के दौर में A.I की स्थिति में जा रहा है। मौजूदा दौर में शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन की नई नई परंपराएं मोदी दौर में विकसित हुई। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके पहले मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। वेंकैया नायडू, उन्होंने मोदी टर्म को कहा था मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। वो डेवलप्ड इंडिया कहां है? 11 साल की उपलब्धियां देखें तो इस देश में आपके हमारे हाथ में जो ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन भी दरअसल मेड इन इंडिया नहीं है। आपके हमारे घर में कोई भी होम एपरेटस, होम अप्लायंस आपको मेड इन इंडिया जल्दी दिखाई नहीं देगा। ये मोदी एरा है, 10-11 साल की उपलब्धियां हैं, ऊपर से 75 साल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज का नहीं उठना, निश्चित तौर पर व्यक्तिवाद और अवतारवाद की परिस्थितियों को सत्ता के करीब लाने की जो कवायद है, उस मानसिकता के साथ पार्टी विद द डिफरेंस जो लाल कृष्ण आडवाणी कहा करते थे, वो पार्टी विद द डिफरेंस अब कहां चला गया? भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी से जिन्ना विवाद के बाद इस्तीफा मांग लिया गया, और जब इस्तीफा मांगा गया तो पूरी पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी अलग थलग पड़ते नजर आए थे। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता नहीं थी। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ मानक स्थापित किए जाने वाले मुद्दे पर और मानकों के पालन के मुद्दे पर सवाल तभी उठाए जाएंगे जब भाजपा विपक्ष में होगी? जब भाजपा सत्ता में होगी तो सत्ता शरणम गच्छामि की मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी ग्रसित होगी। मत भूलिए कि लोकतंत्र इस देश में कैसे फला फूला है, इसके कई उदाहरण यदि आपके सामने रखे जाएं तो तमाम परिस्थितियां लोकतंत्र के स्तर की एक साथ सामने आती है। महात्मा गांधी के दौर में महात्मा गांधी के विरोध में खड़े होकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं, और वही सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि देते हैं। और इस देश के अंदर नेहरू के खिलाफ भी कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठी, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी अलग अलग समय में भाजपा के अंदर से आवाजें उठी। वीपी सिंह के खिलाफ भी जनता दल के अंदर से आवाजें उठी, मोरारजी देसाई के खिलाफ भी जनता पार्टी के अंदर से आवाजें उठी, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। क्या ईडी और सीबीआई का डर अपनों को भी लगता है? क्या जांच एजेंसियों के प्रकोप से अपने भी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के पहले इस कदर उलझी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ नायडू अपनी परिस्थितियों से हलकान है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में है, तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन दिल्ली में वैकल्पिक सरकार की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इन सब के बीच 75 साल के बाद मोदी का सत्ता छोड़ना बीच मझधार में पार्टी छोड़ना तो नहीं माना जाता। कहीं इस वजह से मोदी तो इस्तीफा नहीं दे रहे। वैसे भी सत्ता के समीकरण और सत्ता के लिए नारे, तर्क अपनी अपनी सुविधा से गढ़े जाते हैं। जैसा कि मैं फिर बता रहा हूं कि लालू यादव ने जो कहा था, धन और धरती बट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, तो क्या वाकई अपनी अपनी कुर्सी छोड़ के ही तमाम नीति नियम विधान भाजपा के अंदर बनाए जाते हैं? देखते हैं अभी और कौन से नीति नियम विधान आपके सामने आते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।